तो पतंजलि विज्ञापन केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आज सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि बाबा रामदेव और बालकृष्ण के खिलाफ अवमानना का आरोप लगाया जाएगा या फिर नहीं। दरअसल मामले में पिछली सुनवाई 23 अप्रैल को हुई थी और इस सुनवाई के दौरान पतंजलि की ओर से एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस असाउद्दीन अमानुल्लाह की बेंच से कहा था कि हमने माफीनामा फाइल कर दिया है, इसे 67 अखबारों में पब्लिश भी किया गया है। इस पर जस्टिस हिमा कोहली ने कहा कि आपके विज्ञापन जैसे रहते थे, इस एड का भी साइज वही था। कृपया इन विज्ञापनों की कटिंग ले लें और हमें भेज दें। इन्हें बड़ा करने की जरूरत नहीं है, हम इसका वास्तविक साइज देखना चाहते हैं, ये हमारा निर्देश है। जस्टिस कोहली ने कहा कि जब आप कोई विज्ञापन प्रकाशित करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे माइक्रोस्कोप से देखेंगे, सिर्फ पन्ने पर ना हो, पढ़ा भी जाना चाहिए। कोर्ट ने रामदेव और बालकृष्ण को निर्देश दिया है कि अगले 2 दिन में वो ऑन रिकॉर्ड माफीनामा जारी करें जिसमें लिखा हो कि उन्होंने गलती की है। इसके बाद पतंजलि, बाबा रामदेव और बालकृष्ण ने 24 अप्रैल को अखबारों में एक और माफीनामा छपवाया था। इसमें बिना शर्त कोर्ट से माफी मांगी गई थी। पतंजलि पर अखबारों में विज्ञापन देकर एलोपैथी के खिलाफ नेगेटिव प्रचार करने का आरोप लगा है। मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। तो मुरादाबाद में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा सांसद दुष्यंत गौतम सड़क हादसे में घायल हो गए हैं। इस हादसे में हालांकि वो ज्यादा चोटिल नहीं हो पाए हैं। यह हादसा मुरादाबाद के बाईपास पर हुआ है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब वो इनोवा कार से शाहजहांपुर की ओर जा रहे थे। इनोवा कार में एक्सयूवी कार ने टक्कर मार दी। हादसे में दुष्यंत गौतम घायल हुए और उन्हें उपचार के लिए मुरादाबाद के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हादसा इतना गंभीर था कि गाड़ी पलटकर रोड की एक साइड से दूसरी साइड जा पहुंची। ऐसे में दुष्यंत चौथ को काफी अंदरूनी चोटें जरूर आई है। एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और एमआरआई सहित सभी जांचें कराई गई, जिसके बाद डॉक्टर ने कहा कि फिलहाल कोई गंभीर बात नहीं है, लेकिन कुछ समय के लिए आराम करने की जरूरत जरूर है। उनका इलाज मुरादाबाद के टीएमयू अस्पताल में चल रहा है। मुरादाबाद हॉस्पिटल में दुष्यंत गौतम से मिलने पहुंचे बीजेपी के कई नेता भी। तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की एनकाउंटर इंटेलिजेंस और हरियाणा पुलिस के साथ किए ज्वाइंट ऑपरेशन में एनकाउंटर के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 शूटर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने दोनों शूटर को हरियाणा के नूह जिले से गिरफ्तार किया है। इस बारे में जानकारी देते हुए पुलिस ने कहा कि दिल्ली पुलिस के एनकाउंटर इंटेलिजेंस गुरुग्राम एसटीएफ और नूह पुलिस ने बीते सोमवार देर रात ज्वाइंट ऑपरेशन में एनकाउंटर के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 शूटर को गिरफ्तार किया है। और इसके आगे पुलिस ने यह भी कहा है कि टीम सोमवार की रात को नूह सदर थाना क्षेत्र के गांव पल्ला पहुंची थी, जहां टीम की शूटर से मुठभेड़ हो गई। शूटर ने पुलिस टीम को देखते ही उन पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद टीम की जवाबी कार्रवाई में शूटर के पैर में गोली लगने की वजह से वो घायल हो गया। पुलिस टीम ने दोनों को दबोच लिया। घायल शूटर का नूह के सीएससी में इलाज चल रहा है। तो आईपीएल 2024 के 47वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को एक तरफा अंदाज में 7 विकेट से हरा दिया। दिल्ली की टीम बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी में भी पूरी तरह से फ्लॉप साबित रही। दिल्ली की टीम 20 ओवर में सिर्फ 153 रन ही बना सकी और जवाब में कोलकाता ने 70वें ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। कोलकाता की जीत में वरुण चक्रवर्ती का अहम योगदान रहा, जिन्होंने महज 16 रन देकर 3 विकेट हासिल कर लिए। बल्लेबाजी में फिल सॉल्ट ने 33 गेंदों में 68 रन ठोके, जहां हाथ के इस बल्लेबाजी ने उनकी पारी में 6 छक्के और 7 चौके लगाए हैं। आपको बता दें कि केकेआर ने 9 मैचों में 6ठी जीत हासिल कर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। दिल्ली की टीम दूसरे स्थान पर काबिज है, तो वहीं राजस्थान की टीम पहले नंबर पर है। 154 रनों का हालांकि लक्ष्य कोई बड़ा नहीं है और कोलकाता की ओपनिंग जोड़ी ने इसे और छोटा बना दिया है। सुली नरेन और फिल सॉल्ट ने पहले विकेट के लिए 37 गेंदों में 69 रन जोड़ दिए थे। नरेन ने इसमें 15 रनों का ही योगदान दिया, लेकिन सॉल्ट ने दिल्ली के गेंदबाजों की पूरी तरह से धुनाई कर दी। उन्होंने पावरल प्ले में काफी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और दिल्ली का हौसला काफी हद तक तोड़ भी दिया। आपको बता दें कि सॉल्ट ने ईडन गार्डन्स में चौथी बार 50+ स्कोर बनाया है और अंत में कप्तान श्रेयस अय्यर ने नाबाद 33 और वेंकटेश अय्यर ने नाबाद ने 26 रन बनाकर केकेआर को जीत दिला दी है। तो यूक्रेन के काला सागर बंदरगाह शहर ओडेसा में नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर किए गए रूसी मिसाइल हमले में मरने वालों की संख्या कम से कम 20 हो गई है और कम से कम 75 लोग इसमें घायल भी हुए हैं। बता दें कि रूस की सेना ने बीते बुधवार को यूक्रेन के दक्षिणी और उत्तरी इलाकों में लगातार कई ठिकानों को निशाना बनाया था। रूस के हमले में खार्किव और
ओडेसा क्षेत्र के 7 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल भी हो गए। यूक्रेन के दक्षिण में स्थित ओडेसा में रूस ने बुधवार की शाम को मिसाइल से हमला किया था, जिसमें 4 लोगों की मौत हो चुकी थी। हमले में मरने वालों में एक 10 साल की बच्ची भी शामिल थी। ये मॉस्को का पिछले कुछ हफ्तों में सबसे बड़ा घातक हमला था। राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि रूस को यूक्रेनी बलों को से उस शहर पर घृणित हमले के लिए उचित प्रक्रिया मिलेगी, जिस पर इस महीने लगभग हर दिन रूसी ड्रोन या फिर मिसाइलों द्वारा हमला किया जा रहा है।